अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान, आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान के मशहूर नामवर शायर हैं और इनकी किताब गुमनाम आदमी का बयान आप मेरे हाथों में भी देख सकते हैं। और जब मैं इनकी बात करती हूँ तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये इनका सहाफ़त से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक़ है और ही इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। और ना सिर्फ ये बल्कि जब सहाफ़त का आगाज़ हुआ था पाकिस्तान में, मैं समझती हूँ ये उन सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम देखा। ना सिर्फ ये बल्कि अभी हम आज जो है कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं और ये कराची प्रेस क्लब के 5वें सदर हैं। और ये इतना आसान नहीं होता, डेफिनेटली ये इनके मेंबर्स, इनके वोटर्स, ये इनकी मोहब्बत है, ये इनका ट्रस्ट है कि 5वीं दफ़ा ये कराची प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हुए हैं। और अभी भी ये जो है बड़े जिस तरह से मैं डिजिटल की बात अगर मैं करती हूँ तो डिजिटल की दुनिया में भी माशाल्लाह से बड़ा अपना काम कर रहे हैं। ही इज़ अ सीनियर डिजिटल एडिटर जियो जंग ग्रुप के। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी फाजिल जमीली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी फाजिल जमीली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फाजिल साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डेफिनेटली मैं यही सोच रही थी कि जैसे आपका मिजाज है, हमें वैसी उस तरह से एक स्पेस जगह मिल गई। किताबें हैं, बुक्स हैं, शायरी की किताबें मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये होता है इंसान का, होता है ना, दिल को दिल से राह होती है, कोई कनेक्टिविटी होती है। तो जहाँ आप होती वहाँ बुक्स होती, वहाँ शायरी होती है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इसके लिए तो मैं जानिसार अख्तर का शेर सुनाऊंगा आपको कि ये इल्म का सौदा, ये किताबें, ये रसाले एक शख्स की यादों को बुलाने के लिए हैं। वाह। तो ये एक सिलसिला कहीं से शुरू होता है और फिर आपका एक रब्त बनता है किताबों से, किताबी चेहरों से। तो वो सिलसिला बढ़ता चला गया और आज आप देख रहे हैं कि ये हम कराची प्रेस क्लब की लाइब्रेरी में बैठे हैं। तो यहाँ हमने बहुत सारे इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई भी कर लिया है अच्छा, वेरी कि नाइस। एक सहाफ़ी कॉर्नर है, उसमें वो किताबें हैं कि जिसमें जितने हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं और वो अदीब भी हैं, उनकी किताबें उसमें हैं। कहीं हिस्ट्री की किताबें हैं, कहीं इंसाइक्लोपीडिया है और कहीं बायोग्राफीज़ हैं। तो इसको थोड़ा सा बाइफरकेशन करके, ताकि जिसकी जो दिलचस्पी है वो किताब उसको मुयस्सर हो। आपने किताबों को इतना जिक्र किया, लेकिन एक किताब बड़ी स्पेशल है जो मेरी आंखों के सामने है। मैं इसका ज़रूर जिक्र करूँगी क्योंकि ये किताब आपकी ही किताब है, जी जी। गुमनाम आदमी का बयान। बयान। तो इसमें क्योंकि डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि उसमें आपके अशार भी लिखे हुए होंगे। जी, उसमें मेरी नज़में हैं, गज़लें हैं। तो अगर और कोई अर्ज़ हो जाए, क्योंकि मैं सहाफ़ती कैरियर पे तो आगे जाके बात करूँगी, जी जी। लेकिन कुछ शायरी वाला माहौल बना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे साथ हों और आज हम ये जो है मुलाकात, ये मीटिंग जो है मिस कर दें इस हवाले से? देखिए, शायरी तो का तो मैंने जैसे पहले ही शेर सुनाया जानिसार अख्तर का, तो अपनी एक नज़्म से मैं आगाज़ कर देता हूँ। नज़्म का उन्वान है, मुझे कमरा बदलना है। वाह! कमरा बदलना है। मुझे कमरा बदलना है, ये सीलिंग फ़ैन बूढ़ा हो चुका है, खांसता रहता है रातों को। मुझे घड़ियाल की ये बेतुकी टिक टिक भी अब अच्छी नहीं लगती। ये दीवारें उधड़ती जा रही हैं जिस तरह बनियान उधड़ती है। ये दरवाज़े, ये रोशनदान एक दूजे से लड़ते हैं। चटाई और तकिए की भी आपस में नहीं बनती। वाह! हवाओं से लरसती खिड़कियों को और कितने दिन तसल्ली दूं। सजी हैं शेल्फ में या जा बजा बिखरी हुई हैं अब। नहीं है इन किताबों से कोई भी गुफ्तगू मेरी। ये आईना, वाह! ये आईना कमीना मुझसे कहता है तुम्हारा अक्स धुंधला है। ये आईना कमीना मुझसे से कहता कहता है तुम्हारा अक्स अक्स धुंधला धुंधला है। है। वजूद नामुकम्मल हो तुम्हारी ज़ात अब टूटे हुए इस फर्श जैसी है। वाह! ये अस्तरकारियाँ करके जो तुम घर से निकलते हो अदाकारी तो करते हो। वाह! ये अस्तरकारियाँ करके जो तुम घर से निकलते हो अदाकारी तो करते हो। कहूँ क्या इस कमीने से कि मैं ऐसा नहीं था, हो गया हूँ। मुझे इस बेयकीनी से निकलना है। मुझे कमरा बदलने दो, मुझे कमरा बदलना है। वाह! क्या हाँ बात है। हाँ। कोई होता है ना कि फैमिली में कोई शायर हो या इस तरह से बैकअप सपोर्ट हो तो आप इंसान कहते हैं कि नहीं, बहुत इंसान आगे जाए। लेकिन आपने अपने अंदर के शायर को किस तरह से तलाश किया था
क्योंकि ये तो खुदा की दी हुई एक अता होती है, एक सलाहियत होती है, और डेफिनेटली हर कोई शायर नहीं होता, ये अंदर की आवाज़ होती है। देखिए ये गॉड गिफ्टेड तो था, क्योंकि जहाँ मेरी पैदाइश हुई तो वो बहुत ही एक रिमोट एक गांव था, केपी में। उस वक्त तो केपी नहीं कहलाता था, वो सूबा सरहद कहलाता था। और वहाँ गिरदो नवाह में भी कोई ऐसा माहौल नहीं था। और ख़ास तौर पे जो हमारी जो मदर टंग है वो थी हिंद को, तो उर्दू का भी इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं। लेकिन मुझे उर्दू का शायर कुदरत ने पैदा किया। तो शुरू में मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, पाँचवीं शायद चौथी क्लास में। तो हमारा गांव जो था वो बिल्कुल जो शाराए रेशम है उसके बिल्कुल किनारे। तो अमूमी तौर पे हम सड़क के किनारे बच्चे खेलते होते थे, तो कोई गाड़ी गुजरी, कोई ट्रक गुजरा, या वो वहाँ पे खड़ा हो गया, तो वो ट्रक आर्ट में कहीं ना कहीं कोई शेर भी लिखे होते थे। बिल्कुल ऐसे अभी भी है जी, अभी भी होता है। तो वो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते थे। तो वो मैं एक दफ़ा पढ़ता था तो मुझे याद हो जाते थे। तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू में, दोस्तों के साथ गुफ्तगू में वो अशार सुनाता था। तो ये इसको आप विजदान कहें या कुछ भी कहें कि और उर्दू में कैसी बेहतरी आई, क्योंकि उसके अल्फाज का चुनाव वो और ये सारी- देखें, वो तो फिर वक्त के साथ साथ, जैसे मैं हाई स्कूल में चला गया, तो लकीली हाई स्कूल के अंदर बहुत हमारी एक पुरानी लाइब्रेरी थी। तो उसमें बहुत सारे असातिज़ा के, मीर तकी मीर, दाग, गालिब और मीर दर्द, इन जो असातिज़ा थे उनके मजमूआ कलाम वहाँ पे मौजूद थे। तो चूँकि मुझे उस वक्त तक ये शायरी की लत एक तरह से लग चुकी थी, और मैंने टूटा फूटा अपना शेर भी कहना शुरू कर इस दिया। लत को फैमिली में नहीं था। माइंड नहीं किया कि नहीं भाई हमारा बच्चा जो है खैर उनको तो उस वक्त पता भी नहीं था कि क्या, मैं तो ज़ाहिर है अपनी स्कूल की कॉपी में लिखता रहता था और इक्का दुक्का इशार लिख दिए। तो उससे मुझे जब ये हुआ तो मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि यार मैं ये जो चीज़ें लिखी हुई पढ़ता हूँ ट्रकों की बॉडीज़ पे, बसों पे, तो ये तो मैं खुद लिख सकता हूँ। तो अब उस वक्त मुझे ये नहीं था कि मैं बड़ी परफेक्शन के साथ लिखता हूँ या नहीं, क्योंकि वो तो वक्त के साथ ही आया। तो उस लाइब्रेरी ने मुझे स्कूल की बड़ा इनरिच किया। तो मुझे उसी से उनकी गज़लें पढ़ के मुझे अंदाज़ा हुआ कि गज़ल क्या होती है, एक खाल खाल इशार क्या होता है, गज़ल में काफ़िया रदीफ़ क्या होते हैं। और उस वक्त तक मुझे उसके औज़ान का उस तरह अंदाज़ा नहीं था। फिर लेकिन जब मैं 7वीं 8वीं में गया तो फिर मैंने अपने सीनियर्स वहाँ असातिज़ा जिनको शायरी का ज़ौक़ था उनको अपनी चीज़ें दिखाना शुरू की। तो उससे फिर मुझे वो ज़्यादा उन चीज़ों का, औज़ान का पता चलना शुरू हुआ। फिर ये भी पता चला कि भाई बाकायदा वज़न होता है शायरी के अंदर, वो अगर उससे आप निकल जाएं तो वो शायरी नहीं बनती। अच्छा, क्योंकि आपने माशाल्लाह कई मुशायरों में शिरकत की, वैसे किस मुल्क में जाके ज़्यादा मज़ा आया कि भाई देखिए सुनने वाले भी तो अच्छे देखिए होने चाहिए ज़्यादा ना? मज़ा तो ज़ाहिर है, चूँकि हमारी लैंग्वेज एक है और पूरी उसके पीछे एक हिस्ट्री है, तो वो तो इंडिया में ही जाके। और इंडिया में मैंने बड़े बड़े मुशायरे पढ़े, मतलब सबसे बड़ा तो उनका जश्न रेख्ता है, वो मैंने 2016 में पढ़ा। और उससे पहले तो कई उसके जो शहर हैं उसके अंदर मैंने जाके बम्बे में पढ़ा, कलकत्ता में पढ़ा, लखनऊ में पढ़ा, दिल्ली में तो कई दफ़ा। जी। तो ये तो बड़ा अच्छे आप जिससे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदल दी, और उसमें मैं एक आपको हिंट दूंगी, वो आपके सामने से एक प्लेट उठा ली गई थी और आपने कहा अच्छा अब ये प्लेट मेरे सामने से उठाई है ना, इसका जवाब देना है। तो आप वो देखिए बता ये जो प्लेट उठाने वाला है वाकया, ये तो खैर कराची प्रेस क्लब का है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी जैसा कि आपने कहा कुदरत ने कई दफ़ा मेरे सामने से प्लेट उठाई। और फिर उसके बाद चूँकि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने नया स्टार्ट लिया, तो फिर कुदरत ने पूरा ज़ियाफ़त का एहतमाम कर दिया। कई प्लेटें मेरे सामने रख दी कि जिसमें फिर मेरी अपनी मर्ज़ी कि मैं कौन सी प्लेट से खाना पसंद करूं। तो शुरुआत तो वहाँ से है, जब मैं छोटा सा बच्चा था, हार्डली 2-3 साल का, कि तरबेला डैम बन गया।
और मैं स्कूल जाता था, शायद पहली क्लास में होगा, तो हमें डिस्प्लेस होना पड़ा क्योंकि वो तरबेला झील बनी तो हमारा गांव जो है उसमें गरकाब हो गया। हमारा गांव ही नहीं बल्कि 84 गांव 84 के करीब, तो पूरा एक इतना बड़ा एरिया जो सब्ज़ व शादाब था, उसमें दरिया बहता था, उसमें बाकी सारी कुदरत के जितनी भी नेमतें थी वो आप मौजूद बड़े थी। थे फैमिली में? मैं बड़ा नहीं था, मैं 2 बहनों के बाद था, लेकिन बॉयज़ में मैं बड़ा था, मेरी बड़ी 2 बहनें थी। तो वहाँ से फिर डिस्प्लेस होके दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए, तो एक तरह से ज़िंदगी का, स्कूल का फिर नया आगाज़ हुआ। फिर मुझे नई शुरुआत करनी पड़ी मैट्रिक के बाद। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मैं बिल्कुल एक अजनबी शहर कराची में वारद हो गया और हालात मुझे यहाँ ले आए। तो मुझे समझ में ही नहीं आया, इतने बड़े शहर में मैं बिल्कुल एक नेचर से, एक पहाड़ों से, एक वैली से उठा हुआ एक बच्चा, 18 साल का हार्डली, मैं कराची में आया। तो कराची में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बसों का धुआं और चीज़ें, शोर, तो मैं तो एक बिल्कुल पुरसुकून जगह से यहाँ आया तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया। Really? हाँ, मुझे, मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया और मैं सोचने समझने से, और धुआं मेरे नाक कानों में भर गया। तो फिर खैर मुझे 2-3 महीने मुझे लगे उस चीज़ से निकलने यानी में। हेल्थ इश्यूज रहे आपको कराची में? हेल्थ इशू नहीं थे उस तरह, लेकिन ये लगता था कि यार मैं बिल्कुल नेचर से, हर चीज़ से मैं कट गया हूँ, मैं पता नहीं कहाँ आ गया। लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको, उस चीज़ से निकला, एडॉप्ट किया, और फिर ये हुआ कि कराची ही मेरा शहर और मेरी शनाख्त बना। और वो जो फिर प्लेट का वाक़या है वो तो कराची प्रेस क्लब का है, मैं उस वक्त उसका मेंबर नहीं था। मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में सहाफ़त में आ चुका था, कई साल गुजर चुके थे, और लेकिन फिर उस पर उस वक्त के सेक्रेटरी प्रेस क्लब ने मुझे कैंटीन की इजाज़त दे दी थी। तो 1-2 दिन तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया, खाना खाया सब। लेकिन एक दिन मैं आके बैठा और वेटर ने मेरे आगे प्लेट रखी रहा कि मैंने ऑर्डर किया, लेकिन ऑर्डर सर्व नहीं हुआ। तो खासी देर बाद वेटर से मैंने जब पूछा कि भाई मुझे खाना क्यों, तो उन्होंने कहा सर आपकी सर्विस जो है वो मुअत्तल हो गई है। तो मैं बड़े बोझल कदमों से प्रेस क्लब से निकल गया, और ज़ाहिर है जज्बात भी थे और एक रिएक्शन भी था। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि, मैंने कहा कि चूँकि ये मेरा इस्तेकाक नहीं है, इस्तेकाक प्रेस क्लब का ही है और मैं मेंबर नहीं हूँ, उनका इस्तेकाक है, उन्होंने इजाज़त दी, अब इजाज़त ले ली। तो वो मैंने अपने जज्बात, गुस्से पे, बरहमी पे काबू पाया, और फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं प्रेस क्लब का कोई 1-2 साल के बाद मेंबर भी बन गया, और आज मैं 5वीं दफ़ा उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो ये वही है कि कुदरत ने एक दफ़ा प्लेट उठाई तो अब वो इख्तियार कुदरत ने मुझे दे दिया कि मैं किसी को इजाज़त दूँ या ना दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा फाजिल जमीली साहब, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के हालात बता रहे थे, आप सब चीज़ों को मैं समझती हूँ आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी शायरी को नहीं छोड़ सकते। जाहिर है ऐसा ही है, क्योंकि जब हालात होते हैं, सारे वाक़यात होते हैं, धोखे खाते हैं, दिल टूटता है, चीज़ें होती हैं, तो ये सारी की सारी, क्योंकि आप शायर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे, क्या ये सारी चीज़ें आपकी शायरी पे असरअंदाज होती हैं? क्या शायर का गमगीन होना, उदास होना, ये बताएंगे, ये टूटा हुआ दिल क्या शायरी के साथ ज़्यादा जोड़ता है? नहीं, देखें वो तो, ये तो शुरू के आपके मामलात हैं कि जब आपको, ज़ाहिर है आपके दिल को कोई दुख पहुंचा, कोई आपका, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, हाँ, कि आपको पहुंचा तो कि आपने तो यकीनी तौर पे पहुंचे और कई बार पहुंचे, और फिर आपने शायरी में एक्सप्रेस वो रिफ्लेक्ट करता है, जाहिर है शायरी के अंदर आता है। फिर कुछ आपके, आप फिर आगे आपका मुतालिया, मुशाहिदा, ये सारी चीज़ें फिर उसमें शामिल होती जाती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो आपका ज़ाती तजर्बा हो, वो आपका मुशाहिदा भी हो सकता है, वो आपका मुतालिया भी हो सकता है, वो दूसरों के दुख को देख के भी आप कोई चीज़ ले सकते हैं। हाँ, फिर जो आपका ज़ाती तजर्बात हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर समाजियात है,
वो शायरी के अंदर आपकी आती है, मईशत भी आती है, हर चीज़ आपकी आती है। फिर कोई तरबिया लम्हात भी आते हैं, खुशी के लम्हात में भी हैं तो वो भी आएंगे, दुख के हैं तो वो भी आएंगे। और ज़िंदगी में तो आपको पता है दिल टूटते हैं। वो हर चीज़ उसके अंदर वो मिक्सचर है। लाइफ में आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बहुत बड़ा अमीर तरीन आदमी है या खातून है तो आप समझते कि यार ये बड़ी मुतमईन ज़िंदगी गुजार, ऐसा नहीं है। उसके साथ कई और तरह के दुख होंगे, ऐसा ही है। उसके उदासी की, गमी की वजूहात कुछ और होंगी, जो हमारी ना हो, हमारी कुछ और हैं। तो ये तो चलता है। तो अब मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एरा, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप हैं, अहम जिम्मेदारी पे हैं, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे रहते हुए हमारे सहाफ़ियों को, क्योंकि डेफिनेटली देखिए पावर्स तो सभी इंजॉय करते जी। हैं, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी होती है, एक एहसास भी होता है और एक फ़र्ज़ भी होता है। तो इस क्या कहेंगे कि किस तरह से ये सब लोग अदा कर रहे हैं? देखें, मैं तो जैसा आपने भी ज़िक्र किया और मैंने पहले भी उसका इशारा दिया कि मीडियम चेंज हुए हैं, हम्म, ठीक है ना। पहले बिल्कुल मैनुअल काम होता था, हर चीज़ आप अपने हाथ से लिखते भी थे, किताबत होती थी और चीज़ें होती थी, वो ग्रेजुअली चेंज हुई। तो मैंने अपने आप को, जो मेरी सक्सेस है वो ये है कि मैंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज किया। यानी अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी पड़ी है नई तो मैंने सीखा, मैंने वो नहीं दिखाया कि मैं ये चीज़ क्यों करूं। हम्म, यानी हमारे ऑफिस में जब पुराने ज़माने की बात है, उन्होंने कहा कि जी अब इन पेज आ गया है, अब पेपरलेस होगा। तो अब आपने कंप्यूटर पे इन पेज पे अपनी खबरें कंपोज भी करनी है, एडिट भी करनी है, उनकी हेडलाइंस भी वही निकालनी है, ये करना है। तो हमने सबसे पहले सीखा ये। और इसी तरह जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चीज़ें सीखी। और मैं ऑलमोस्ट गिने चुने लोग होंगे वो सहाफ़ी हूँ कि जो मैनुअल सहाफ़त से अब डिजिटल सहाफ़त में आया है, वो बिल्कुल गिने चुने लोग होंगे। अच्छा। तो हमने अपने आप को चेंज किया, उन मीडियम्स को एक्सेप्ट किया। जो लोग नए ज़माने की चीज़ें, अभी अब रोते रहें, अभी जैसे किताब है, किताब भी अब आप मोबाइल पे पढ़ते हैं, ऐसा ही है। ठीक है ना, उसके डिजिटल वर्जन मौजूद हैं। अब मुश्किल से लोग लाइब्रेरी में आके किताब पढ़ते हैं। अब आप यही रोना रोते रहें कि जी किताब को लोग हाथ नहीं लगा रहे, भाई किताब तो अब भी पढ़ी जा रही है, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा फादर साहब, क्योंकि डेफिनेटली मतलब आपसे बात करते मुझे तो अंदाज़ा नहीं हो सका कि हमारे पास उस तरह से टाइम कहाँ पे है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैंने एक जो चीज़ मैं देख रही हूँ, ये शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक अगर कर सकें कि हम ये तो देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट आ चुके हैं। अब तो जो भी किसी का नाम लो, अपना नाम बताता, दूसरा कहता मैं सहाफ़ी हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोग इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, इस कमिटमेंट की तरफ आते हैं, क्या जहन में रखें? और क्योंकि ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है, डेफिनेटली नेशनल इंटरनेशनली भी, क्योंकि जो बात हम करते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। तो क्या ऐसे बच्चों को, बच्चियों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो यही है कि आप किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो जर्नलिज्म हो या उससे हट के कोई भी, एक तो ये है कि वो आपका पैशन हो, ठीक है ना। और उसकी फिर जितनी भी लवाजमात हैं वो आप पूरे उस पर पूरा उतरते हों, वो आपको आते हों, आपका ज़बान बयान अच्छा हो, आपकी तहरीर में वो चाशनी मौजूद हो, आपकी गुफ्तगू में हो, अगर आप डिजिटल पे काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि चैलेंजेस उसको कबूल करना सीखें, टाइम देना सीखें और हिम्मत ना हारें। क्योंकि मैंने जो भी आपको अपना एक लाइफ स्केच बताया, उसमें अगर मैं कई मौके पे हिम्मत हार जाता और वो करता तो मैं आज आप मेरा इंटरव्यू ना कर रही होती। अगर अल्लाह ने मुझे थोड़ी बहुत इज़्ज़त दी है और ये मकाम दिया है कि मैं अपनी कम्युनिटी को एटलीस्ट सर्व कर सकूं, तो उसके पीछे ज़ाहिर है वो एक मेरा पैशन है। और दूसरा ये है कि हिम्मत ना हारना। तो यही नौजवानों के लिए है कि मैदान खुला है और लोग तो आते रहते हैं। जैसे कि अहमद मुश्ताक ने कहा था कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो नए लोगों को और पुराने लोगों के लिए भी मैसेज है कि नए लोगों को वेलकम करें, उन्हें गले लगाएं, उनके लिए स्पेस दें, क्योंकि कोई किसी का रास्ता रोक नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि मैं इसमें बात करना चाहूँगी, वक्त उस तरह से नहीं है, लेकिन आपने कहा हिम्मत ना हारें,
जो हिम्मत हार चुके हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए वो दोबारा से खड़े हों। और हाँ मतलब वो तो हिम्मत हारना तो कोई, वो तो आप देखें लाइफ तो उसने तो आगे जाना है, मूव ऑन जैसे कहते हैं ना कि मूव ऑन करें, उसका आपको बेहतर मुतबादल मिलेगा। अगर आपको फ़र्ज़ किया कि मुझे एक किताब नहीं मिल सकी जो कि मेरी ख्वाहिश थी कि जी ये हो, तो मुझे उसके मुतबादल में कोई चीज़ मिलेगी। पॉजिटिव और है। कुदरत भी कहती है कि उससे बेहतर मुतबादल, अगर आप दीन ईमान मज़हब पे भी यकीन रखते हैं तो उसमें भी है कि आपके लिए बेहतर मुतबादल मौजूद है। बिल्कुल ज़िंदगी ऐसे। एक ही उस पे ख़त्म नहीं होती, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। आपको नए मीडियम तलाश करने चाहिए, नए रास्ते आपके लिए मौजूद हैं, नए मैदान मौजूद हैं। अपनी सलाहियतों पे एतबार होना चाहिए बस। ये वाली बात बड़ी अच्छी, अपनी सलाहियतों पे एतबार हाँ। होना चाहिए, यानी अपने आप से पहले प्यार तो करना। आप अपने, हज़रत अली का कौल है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। वाह क्या बात है। अगर आपको अपने पे ही यकीन नहीं है तो फिर आप और दुनिया पे या और किसी चीज़ पे क्या यकीन करेंगे? पहला यकीन तो आपको अपने पे है बेशक कि ऐसा जी ही है। मैं हूँ। बिल्कुल फाजिल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए और वी विश यू गुड लक, क्योंकि आप जिस तरह से इस साल जो है मैंने कहा कि आप पे अहम जिम्मेदारी है, हम हमारी दुआएं हैं बहुत सारी कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद आपकी इस जिम्मेदारी को, आपकी और जो चीज़ें आप जिन पे फोकस्ड हैं, स्पेशली यूथ पे, ख़वातीन पे, दीगर चीज़ों यूथ पे में। हाँ ये कर रहे हैं बिल्कुल। और इस दफ़ा एक चीज़ रह गई कि प्रेस क्लब में बहुत सारी चीज़ें तो हमने की, लेकिन एक जो मेरा ख्वाब था वो शायद इस साल पूरा होने जा रहा है कि डे केयर सेंटर अच्छा, very जो nice. सिंगल मदर्स के लिए, वो मेरा था कि मैं देखता था कि बहुत सारी ख़वातीन जो सिंगल मदर्स हैं और वो मीडिया हाउसेज़ में काम करती हैं, वो अपने बच्चों को कभी रिश्तेदारों के पास, कभी अपनी अम्मा के पास, कभी कहाँ छोड़ के आती हैं, तो वो उनका दोनों सफ़र करते हैं। तो उसके लिए कराची प्रेस क्लब में ये पाकिस्तान का पहला प्रेस क्लब होगा इंशाल्लाह कि जिसमें डे केयर सेंटर बनेगा। बड़ी अच्छी मिसाल होगी। दूसरी बात है कि प्रेस क्लब में बच्चों के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो जानी है। जी हाँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थी हमारे रियल पाकिस्तानी फाजिल जमीली साहब। आपने इनकी बात सुनी और बार बार दो तीन चीज़ें थी उन्होंने बोली। एक तो ये कि कभी हिम्मत ना हारें, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, और आप प्लीज़ इनकी गुफ्तगू में जो इनसे बातचीत रही है, वो प्लेट वाला जो वाक़या उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि वक्त हालात रहते हैं, मुश्किलात होती हैं, चीज़ें होती हैं। आज आपका टाइम नहीं होता तो यकीनन कल आपका वक्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है, आपको अपने पे यकीन रखें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, हिम्मत ना हारें। और जो लोग अगर हिम्मत हार चुके हैं तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द की जो पॉजिटिव एनर्जी है देखें कि शायद कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी होप जो उन्हें खुशी दे सकती है, उस चीज़ को फील करते हुए उठ खड़े हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।